हेलो दोस्तों, मैं आर्य आपका दोस्त। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 25 मई को होने जा रहा है। उसके लिए हमने एक क्विक सीरीज चलाई है जो उन बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली है जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए थे। ठीक है, अब एक महीने से कम का टाइम बचा है। आज 27 तारीख हो गई है, तो हमें नोट्स नहीं बने हैं और तैयारी करनी है। तो उसके लिए मैंने कल आपको पूरा बता दिया था। कल मैंने आपको इंडियन पॉलिटी से स्टार्ट किया था। उसका पहला भाग ऐतिहासिक विकास क्रम को हम देख रहे हैं संविधान के। उसमें हमने अभी 1773 से लेकर 1858 तक के विकास को समझा, और यहाँ से कंपनी के शासन का अंत होता है और क्राउन का शासन स्टार्ट होगा। और वो किस तरीके से हमारे संविधान के विकास के क्रम में क्या क्या चीज़ें आती जाएंगी उनको हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले जब 1857 का विद्रोह होता है और वो जब विद्रोह ख़त्म होता है, तो सबसे पहला जो अटैक चेंजेस आते हैं वो है आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ईस्ट इंडिया EIC है, ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा खत्म हो जाती है। और भारत ब्रिटिश भारत पर जो प्रशासनिक राजस्व सारी चीज़ों का जो मालिक जो बन जाती है वो है ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी जाती है। और साथ ही साथ एक और नई चीज़ होती है यहाँ पर, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अब भारत के वायसराय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बदल कर वायसराय कर दिया गया था। और प्रथम वायसराय जो ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस टाइम भारत के वायसराय, तो उस टाइम भारत का कोई वायसराय नहीं था। उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। उनका नाम क्या था? तो आप समझ जाएंगे कि लॉर्ड कैनिंग उनका नाम था। ठीक है, यहाँ से द्वैध शासन प्रणाली का भी अंत हो गया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ये ख़त्म हुई तो इसके साथ जुड़े हुए दो हिस्से, एक क्या क्या था तुम्हारा COD जो हम बताए थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और BOC द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दोनों का अंत हो जाता है। और जो ये प्रणाली पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान स्टार्ट हुई थी, द्वैध शासन की प्रणाली, वो अब खत्म हो जाती है। ठीक है, साथ ही साथ नए पद का सृजन होता है। वो नया पद क्या होता है? भारत सचिव। देखिए ये दिया है भारत सचिव। इस पद का सृजन होता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और ये जो व्यक्ति होता है वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, नया कार्यालय जो भारत सचिव का बनता है उसकी हेल्प करने के लिए 15 लोगों की टीम बनाई जाती है, 15 पर्सन की, जो भारत परिषद काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। और ये परिषद सलाहकारी संस्था थी, सलाह देती थी भारत सचिव को भारत से जुड़े मसलों को सॉल्व करने के लिए। राज्य सचिव को परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। और ये जो भारत परिषद थी, काउंसिल ऑफ इंडिया थी, इसी का जो राज्य सचिव था उसको क्या बना दिया गया? अध्यक्ष। कॉरपोरेट निकाय, इसने काउंसलिंग में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एक कॉरपोरेट निकाय के रूप में गठित किया, जो भारत और इंग्लैंड में मुकदमा कर सकता था और उसके ऊपर भी मुकदमा किया जा सकता था। ठीक है, एक कॉरपोरेट निकाय बनाई। याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है, नए पद का सृजन हुआ। और एक और चीज़, जो पॉलिसी थी ना ब्रिटिश लोगों की भारत देसी रियासतों के प्रति, और वो उन्होंने एकदम नरम रुख अपना लिया
और जो विलयकारी नीति थी उसको त्याग दिया। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, जो धार्मिक और सामाजिक सुधार जैसी गतिविधियां कर रहे थे ना अंग्रेज, अब वो यहाँ से ये सब बंद कर देंगे। धार्मिक हस्तक्षेप को बंद कर देंगे। ठीक है। अब जो ये काउंसिल बनी, जो इंडियन काउंसिल बनेगी, इंडियन काउंसिल, ठीक है, ये जो इंडियन काउंसिल बनेगी, इसी में भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद में, इंडियन काउंसिल में कुछ बदलाव लाने के लिए अब समय समय पर कुछ अधिनियम एक्ट लाए जाएंगे। तो पहला एक्ट आप इसमें देखिएगा, वो था भारत परिषद अधिनियम 1861। क्या होता है, इसका वायसराय लॉर्ड कैनिंग होते हैं। इस अधिनियम में प्रावधान किया जाता है कि वायसराय कुछ भारतीयों को अपनी विस्तारित परिषद के गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित करेगा। वो क्या बोलता है कि जो वायसराय है वो क्या करता है, भारतीयों में से कुछ लोगों को लाएगा, लेकिन वो कैसे लाएगा, गैर सरकारी सदस्य के रूप में उस परिषद के अंदर लेके आएगा। डिमांड थी, लोगों को दिखाना था कि देखो हम आपके लोगों को अपने साथ ले रहे हैं, और फिर आपका शासन, मतलब एक तरीके से जैसे आज की सरकार है, वो सरकार इंडिया के लोग द्वारा चुनी जाती है। ठीक है, उस टाइम क्या हुआ, सरकार बन गई ब्रिटिश की, उसके कंट्रोल में आ गया, लेकिन उन्होंने इंडियंस पीपल्स का भरोसा पाने के लिए क्या प्रोसेस अपनाई, उन्होंने कहा हम आपके लोगों को भागीदारी देंगे, रिप्रेजेंटेशन देंगे अपनी काउंसिल में, जहां पर विधायी कानून बनाए जाएंगे। तो उनके लिए आप याद रखिएगा, 3 भारतीय थे, ये 3 भारतीय याद रखिएगा, बनारस के राजा, पटियाला ये महाराजा, और सर दिनकर राव। एक क्वेश्चन पूछता है अक्सर, याद रखिएगा, मैच कराने को पूछ सकता है। तो वर्ष 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में 3 भारतीयों को जगह दी। प्लीज रिमेंबर दीज नेम, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, सर दिनकर राव। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को जो उनकी विधायी शक्ति छीनी गई थी, कब छीनी गई थी, याद करिएगा फिर से इसको, मैंने आपको बताया था कब छीनी गई थी, जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किया गया था। कब किया गया था बताइए, आपको याद आ रहा है कुछ कि नहीं याद आ रहा है? देखिए, इन्हीं चीज़ों में हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना है। ठीक है, ज़्यादा याद नहीं करना होता है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए, हमने बताया था लॉर्ड क्या थे, लॉर्ड बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल हुए। कब हुए, 1833 के एक्ट में, और यही इसी टाइम पर डिसेंट्रलाइजेशन से बढ़कर सेंट्रलाइजेशन को और मजबूत किया गया था। ठीक है, याद रहेगा ना ये 1833 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस मैंने आपको दिखाने के लिए, रिमेंबर कराने के लिए हमने ये बात पढ़ी हुई है। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया हुई और मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां द्वारा दे दी गईं। इसके परिणाम स्वरूप 1937 में प्रांतों को लगभग पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता प्रदान की गई। फिर लास्ट में 10 साल पहले आज़ादी के राज्यों को पूरी तरीके से उनकी विधायी शक्तियां दे दी गईं। इसने बंगाल 1862, उत्तर पश्चिम प्रांत 1886 और पंजाब 1897 के लिए नई विधान परिषद उच्च सदन के गठन का प्रावधान किया। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं, बहुत इतना डिटेल में याद नहीं रखना है। आपको याद रखना है कि वायसराय की 15 सदस्य एक परिषद बनी थी, उस परिषद में सुधार किया गया, 3 भारतीयों को ऐड किया गया, उनके नाम याद रखने हैं। साथ ही साथ विकेंद्रीकरण की शुरुआत यहाँ से होती है और यहीं से स्टार्ट होगा पोर्टफोलियो सिस्टम। अभी देखिए, पोर्टफोलियो सिस्टम देखो
गवर्नमेंट का जो होता है ना मंत्रालय देने का, वो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत ही आता है। हम देखेंगे इसको भी। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया। अब देखो, अब मैं आपसे पूछूंगा, बहुत लोग सारा कुछ पढ़ चुके होंगे, तो प्लीज़ कमेंट में आंसर दीजिएगा कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, और यहाँ देखिए मैंने पहले लिखा है, तो पोर्टफोलियो सिस्टम को मान्यता मिली। जो भारत शासन सरकार में पोर्टफोलियो सिस्टम होता है, भारतीय संविधान में दिया गया, जिसका जिक्र वो कहाँ से लिया गया था, यहीं से। तो 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू किया गया था। वायसराय काउंसिल के सदस्य को एक या इससे अधिक विभागों का प्रभारी बनाया जाता था। मजा आ गया। इतने सिंपल और मज़ेदार तरीके से आप नहीं पढ़ सकते, बहुत ही मज़ा आ रहा है। नॉर्मल तरीके से पढ़ते जाइए। चीज़ें जो मैं आपको फोकस करूँगा उन्हें याद रख लीजिएगा, बाकी चीज़ें भूल भी सकते हैं। ठीक है। भारत परिषद अधिनियम 1892। अब भाई अगले कितने सालों बाद, लगभग 30 सालों बाद, अब एक्ट में फिर से सुधार करने की जरूरत पड़ती है। कौन से? इंडियन, देखिए, इंडियन काउंसिल। ठीक है, इस इंडियन काउंसिल में फिर से सुधार करना था। इस इंडियन काउंसिल सुधार करना था, 30 साल बाद जरूरत पड़ी। क्या हुआ क्या था, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करता हूं। 1885 में कांग्रेस का गठन होता है। एओ ह्यूम जो होते हैं अंग्रेज, उनके सहयोग से कांग्रेस का गठन होता है। तो वहाँ से ये मांग स्टार्ट होती है नरम दल द्वारा कि इस काउंसिल में और भारतीयों को जगह दी जाए। तो उनकी इन मांगों को पूरा करने के लिए अब देखो यहाँ पे और भारतीयों को जगह भी मिलेगी, और क्या होगा वो देखते हैं। बस याद ये रखना है कि 1892 में जो वायसराय थे वो कौन थे। देखो जहाँ मैं घुमाऊंगा याद रख लीजिएगा, लैंसडाउन। गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि, सिंपल यही मांग थी इनकी। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को बढ़ा दी गई, लेकिन सरकारी सदस्यों का बहुमत बरकरार रखा गया। ये बहुमत देखिएगा, इसे बरकरार रखा गया अभी भी। मतलब जो मांग थी कि हमारा बहुमत ऊपर हो, हम कुछ चीज़ें अपने अकॉर्डिंग करवा पाएँ उस काउंसिल एक्ट में, तो वो अभी पॉसिबल नहीं था। कार्यों में वृद्धि हुई, विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि हुई। उन्हें बजट पर चर्चा करने का अधिकार मिल गया था। केवल जो बजट होता है, बजट क्या होता है, आने वाले साल के लिए क्या हमारा एक्सपेंडिचर रहेगा, क्या हमारे रेवेन्यूज़ रहेंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, सभी लोग ऐसे ही करते हैं, अपने अगले महीने का बजट बनाते हैं। तो बजट बनाते समय हम चर्चा जब होती है तो बात ये आती है कि भैया बजट कहाँ कैसे अलॉट किया गया, किसको क्या दिया जा रहा है। तो इन सब बात बजट पे चर्चा करने का अधिकार मिल गया था यहाँ से। लेकिन चर्चा ही कर सकते थे आप, बस रिवर्स मतलब एडिशनल क्वेश्चन जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है वो पूछने का अधिकार आपको नहीं मिला था। मतलब एक तरीके से सप्लीमेंट्री मतलब एक क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो, कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार था, लेकिन यहाँ अभी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं था कि वो उत्तर देंगे ठीक है, नहीं देंगे ठीक है। आपको उत्तर पे उत्तर ऐसा बहस करने का अधिकार नहीं था, बस चर्चा करने का था। इनमें से कुछ गैर सरकारी सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान किया गया। जैसे याद रखिएगा, केंद्रीय विधान परिषद में प्रांतीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर वायसराय द्वारा मनोनीत किए जाते थे। किनके द्वारा? अब देखो यहाँ प्रॉब्लम वही है, प्रांतीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर। तो वही लोग सिफारिश करेंगे जो अंग्रेजों के टट्टू होंगे, उनके आगे पीछे दो मिलाते होंगे। ठीक है, वायसराय उन्हीं लोगों को मनोनीत करेगा। प्रांतीय विधान परिषद में जिला बोर्ड
नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार, चैम्बर्स की सलाह पर गवर्नर द्वारा मनोनीत किए जाते थे। वही लोग जो उनके अंग्रेजों के फेवर में बात कर रहे होंगे। ठीक है, अभी जो चुनाव करने की प्रक्रिया थी वो अभी भी क्या थी, अप्रत्यक्ष तरीके से थी। इस अधिनियम में निर्वाचन शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है, मनोनीत सदस्यों की बात की गई है और एक सीमित अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान, निर्वाचन मंडल बनता था, उसके द्वारा ही चुने जाते थे। अगले 17-18 वर्षों में बहुत सारी चीज़ें घटित होती हैं इंडिया में। एक तो इसी टाइम पर 1905 में, याद रखिएगा ये 1905 करजन वायसराय में तो करजन का दौर होता ही है। ये करजन क्या करता है, भारत में जो एकता स्टार्ट हो रही थी, हिंदू मुस्लिम और लोग बहुत ज़्यादा एकता स्थापित हो रही थी मतलब लोगों में, तो उसको विभाजित करने के लिए इसने क्या किया, बंगाल जो कि एक गढ़ बन रहा था राष्ट्रवाद के लिए, इसको विभाजित कर दिया। तो इसको बोलते हैं बंगाल विभाजन, लोगों को अलग करने के लिए। इससे भी बात नहीं बनी। 1907 में कांग्रेस टूट जाती है, सूरत अधिवेशन और कांग्रेस का विभाजन। ठीक है, अंग्रेज को लगता है कि अब हमारा काम थोड़ा आसान हो सकता है और उसी के लिए एक घटिया सा काम करते हैं 1909 में। वो घटिया सा काम मैं आपको बताऊंगा। भारत, अखंड भारत के 2 टुकड़े होने, 3 टुकड़े होने में जो प्रमुख भूमिका थी इसी एक्ट की थी। ये आधारशिला है उस चीज़ का जहाँ से भारत में फूट डालो राज करो की नीति का अंग्रेजों ने यहीं से स्टार्टिंग, मेनली उन्होंने ये जो एक्ट है ना, इसमें जो आपको कैरेट दिखेंगी लेकिन स्टिक भी दिखेगी कि वो कुछ चीज़ें देंगे आपको, लेकिन एक ऐसी बीज डाल देंगे जिससे इस देश के 2 टुकड़े हो जाते हैं 1947 में। देखिए क्या करते हैं कि केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की 16 से संख्या बढ़ाकर 60 कर दी। हालांकि प्रांतीय परिषदों में संख्या एक समान नहीं थी। केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी बहुमतों सदस्यों का अभी भी बहुमत बना रहा, जबकि प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत की अनुमति दे दी गई। विचार विमर्श की शक्तियाँ, विधान परिषदों को और अधिक विचार विमर्श की शक्ति दी गई। सदस्यों को सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने, बजट आदि पर प्रस्ताव पेश करने की भी अनुमति मिल गई, जो कि 1892 में नहीं थी। मतदान की अनुमति, बजट की अलग अलग मदों पर मतदान की भी अनुमति मिल गई, बहुत ही जरूरी है, पूछा जा सकता है। समग्र रूप से बजट पर अभी भी मतदान की अनुमति नहीं थी, लेकिन अलग अलग मदों पर तो आप मतदान कर सकते थे, पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, विचार विमर्श कर सकते थे, प्रस्ताव पेश कर सकते थे। हाँ, जो मैंने बात छेड़ी थी आप लोगों के लिए वो ये है, बेहद महत्वपूर्ण बात है, स्टार मार्क लगाइएगा और आई होप आने वाले समय में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। पृथक निर्वाचक मंडल, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान अंग्रेजों ने किया। केवल मुस्लिम ही मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट दे पाएंगे, यही आधारशिला बनी बाद में मुस्लिम लीग बनने की, बाद में पाकिस्तान बनने की और इस देश के 2 टुकड़े होने की। इस अधिनियम ने भारत में सांप्रदायिकता को वैध बना दिया और हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का जो कार्य किया था इसी एक्ट के द्वारा अंग्रेजों ने किया था। फलस्वरूप याद रखिएगा, लॉर्ड मिंटो जो कि वायसराय थे 1909 एक्ट के दौरान, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल के जनक के रूप में जाने जाते हैं, द फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट, और मार्ले स्टैम्प पर भारत सचिव के पद पर थे। आगे चलते हैं।
प्रतिनिधित्व वायसराय की कार्यकारी परिषद में। मैंने एक नाम महत्वपूर्ण है, पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय में एक भारतीय को जगह दी थी। वो भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य के रूप में नियुक्ति मिली थी। और फिर मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, जिसने पहली बार यूपीएससी मतलब सिविल सर्विसेज जो निकाली थी, द नेम वॉज सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो डोंट कंफ्यूज विद बोथ नेम। ऐसे एक और आएंगे जहाँ पर जिन्होंने हमारे संविधान सभा की अध्यक्षता की थी, सच्चिदानंद सिन्हा। तो इन नामों पे आप कंफ्यूज मत हो जाना। सबसे पहले जो इन्होंने सिविल सर्विसेज निकाली 1862 में निकाली थी, आई थिंक आईसीएस बोलते थे। और जब ओपन प्रतियोगिता 1853 के एक्ट के द्वारा स्टार्ट हो गई थी, तो फर्स्ट पर्सन वाज द सत्येंद्र नाथ टैगोर एंड द फर्स्ट पर्सन who selected as a member of the executive council of Viceroy, that was the सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, को वायसराय की परिषद का विधि सदस्य चुना गया था। बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क ले लीजिए। प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान मिला था। कुछ लोग और थे जो कि इन्हें मिल गया था। चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, विश्वविद्यालय हैं, जमींदार हैं। अब अगला, अब जो कि बेड रॉक या आधारशिला है भारतीय संविधान की, भारत शासन अधिनियम 1919। होता क्या है कि 1914 से लेकर 1918 के बीच आप लोगों को पता होना चाहिए चीज़ें, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट करके चलती हैं। यहाँ विश्व इतिहास में एक घटना हुई थी। क्या थी वो? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी। भारतीयों ने अंग्रेज़ों का खुलेआम समर्थन किया था, सहयोग किया था और चाहते थे अंग्रेज भारतीयों को कुछ बेहतर कंडीशंस दें। इवन गांधी जी ने भी आह्वान किया था कि आप अंग्रेज़ों का समर्थन करें इसमें। लेकिन फाइनली होता क्या है, 1918 के बाद जब अंग्रेज ये युद्ध जीत जाते हैं, अंग्रेज जर्मन को हरा देते हैं इस युद्ध में, अपनी बात से मुकर जाते हैं। जो वादे किए थे वो करते ही नहीं हैं। ऊपर से रॉलेट एक्ट और तमाम तरीके की प्रतिबंधित चीज़ें भारतीयों पे थोपना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और उसी दौरान फिर कैरेट के रूप में, मतलब कुछ देने के रूप में, उन्होंने भारत शासन अधिनियम ले आते हैं कि देखो हम आपके लिए बहुत कुछ कर भी रहे हैं। तो यहीं पर आप देखिए कि चैम्सफोर्ड यहाँ पर क्या थे, इसके वायसराय थे, और मॉन्टेग्यू इज़ द भारत सचिव, द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। उद्देश्य क्या था इसका? 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषणा की कि इसका उद्देश्य भारत में एक जिम्मेदार शासन की क्रमिक शुरुआत करनी है, एक रिस्पॉन्सिबल शासन की शुरुआत की बात की कि अभी तक हम जो भी करते रहे इन रिस्पॉन्सिबल तरीके से, बट नाउ वी आर द वेरी रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार गवर्नमेंट्स आपको देंगे। ठीक है, विषयों का वर्गीकरण किया गया। विषय मीन दैट सब्जेक्ट, कि जो जो टॉपिक्स होते हैं, जो जो, जैसे हमने भी अपने संविधान में 3 विषयों का वर्गीकृत किया है, केंद्र सूची विषय, राज्य सूची और समवर्ती सूची। विषय मतलब कौन से चीज़ें कौन करेगा, इस तरीके प्रशासन के सभी विषयों को 2 भागों में बांट दिया। एक केंद्रीय विषय बना दिए और एक प्रांतीय विषय बना दिए। और यह वर्गीकरण हस्तांतरण नियमों, डिवैल्यूएशन रूल द्वारा किया गया था। इसने केंद्र से राज्यों को अधिकार सौंपने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया। केंद्र से राज्यों को द्वैध शासन,
प्रांतीय विषयों में द्वैध शासन प्रणाली अपनाई गई। जो प्रांतीय विषय थे उसके अंदर भी दो चीज़ें अपना दी गई। कहा गया कि कुछ विषय ऐसे हैं जो ट्रांसफ़र वाले हैं और कुछ रिजर्व कर दिए गवर्नर जनरल के लिए या वायसराय के लिए। तो विषयों में भी, प्रांतीय विषयों में भी दो हिस्से कर दिए उसके। तो ये अभी केवल प्रांतों में अप्लाई की गई थी। इन विषयों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया था। आरक्षित विषय, जिन्हें गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद द्वारा प्रशासित किया जाना था, इसीलिए वे विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? गवर्नर जनरल, वायसराय और फिर वो सीधे संसद के प्रति, ब्रिटिश संसद के प्रति होंगे। हस्तांतरित विषय, जिन्हें गवर्नर जनरल द्वारा अपनी परिषद की सहायता से प्रशासित किया जाना था, वे विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। बोथ क्वेश्चंस कमिंग इन 2022 यूपीएससी। ठीक है, क्वेश्चन क्या आया था? गिव मी 1 मिनट ओनली, आई विल टेल यू। तो व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ इन 2022, क्या क्वेश्चन आया था वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन दोस्तों ये था कि भारत सरकार अधिनियम 1919, क्या था क्वेश्चन? तो भारत शासन एक्ट 1919 प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्न में से कौन आरक्षित विषय माने गए हैं? तो उन्होंने कहा कि भारत शासन एक्ट 1919 में इनको दो भागों में विषयों को बांट दिया गया था। एक रिजर्व थे और एक ट्रांसफ़र थे। तो कह रहा रिजर्व जो विषय थे उनके अंतर्गत कौन कौन से विषय थे? तो यहाँ ऑप्शंस में उन्होंने दिया था कि न्याय प्रशासन। अब आप खुद दिमाग लगाइएगा, देखो सब कुछ आप नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, न्याय प्रशासन। मैं आपको लॉजिकल दूंगा चीज़ें और आपको खुद समझ में आ जाएंगी। भू राजस्व, ठीक है, स्थानीय स्वशासन, और लास्ट इज पुलिस। ठीक है, अब इसमें से गवर्नर जनरल जो होगा, वायसराय होगा, वो अपने पास कौन सी विषय रखना चाहेगा? तो ऑप्शंस में आप देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है 1 2 3 2 3 4। मतलब ऑप्शंस देखिए किस तरह बनाए हुए हैं इसने, 1 2 3, फिर 2 3 4, फिर 1 3 4, फिर 1 2 4। ठीक है, ऑप्शन हम यहाँ लिख लेते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये चौथा नंबर। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को। हाँ, अब देखिएगा, पहला दिया है न्याय प्रशासन, दूसरा दिया है भू राजस्व। तो भू राजस्व क्या गवर्नर जनरल जो वायसराय होगा वो ट्रांसपोर्ट विषय में दे देगा? नहीं देगा, कंट्रोल है भाई, ये पैसे का मामला है, नेवर। तो यहाँ से देखिएगा, 2 नंबर यहाँ से गया, 2 नंबर यहाँ से गया, 2 नंबर यहाँ से गया, और सीधा आंसर हमारा ये हो गया कि न्याय प्रशासन को अपने पास रखेगा, माने जाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होंगी जिनको वो आरक्षित विषय में रखना चाहेगा? ठीक है, आगे पीछे कर दिया गया थोड़ा सा, ओके सॉरी। ये 3 नंबर है, न्याय प्रशासन 1 है, स्थानिक 2 है और ये 4। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए।
अब देखिए इसमें जो स्थानीय विषय स्वशासन होंगे, इस ये तो अपने पास रखना नहीं चाहेगा। जो शिक्षा से, कृषि से जुड़े हुए मसले हैं ना, नॉर्मल चीज़ें, उनको अपने पास नहीं रखेगा। तो मैंने इसीलिए 2 नंबर यहाँ से काटा था कि क्या क्या नहीं रखना चाहेगा वो, स्वशासन वाला नहीं रखना चाहेगा। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। देखो माइंड सेट मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एक ऑप्शन को भी पकड़ लेते हैं, यूपीएससी ऐसे ही ऑप्शन बनाता है, अगर आपकी नॉलेज सही है, आप उसका की पॉइंट पकड़ लिए हो, तो आप आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो आंसर इसका यही है कि न्याय प्रशासन को अपने पास रखेगा, भू राजस्व को भी अपने पास रखेगा, पुलिस को तो अपने पास रखेगा ही। ठीक है, ऐसे मुद्दे दूसरे लोगों को देगा काम करने के लिए जिनका ज़्यादा महत्व नहीं है। ओके, लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं। वैधानिक संरचना क्या है? पहली बार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। इनमें एक उच्च सदन राज्य परिषद बना, जो बाद में हमारा राज्यसभा बनेगा। निचला परिषद विधानसभा बना, जो कि बाद में हमारा लोकसभा बनेगा। शामिल हुए सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते थे, लेकिन अभी भी निर्वाचन का तरीका बेहद सीमित था। भारतीय प्रतिनिधित्व वायसराय की कार्यकारी परिषद में अब बंदे कितने हमारे हो गए? 6 लोगों को उनमें जोड़ा गया। इन 6 सदस्यों में से 3 सदस्य केवल कमांडर इन चीफ को छोड़कर भारतीय थे। 6 में से 3 सदस्य भारतीय थे, लेकिन कमांडर इन चीफ अभी भी सैन्य वाला हिस्सा तो उनने अपने पास ही रखा। अलग से मुसलमानों के बाद भी कुछ निर्वाचन मंडल और आए, ये जो क्वेश्चन बना सकते हैं। सिख थे, ईसाई थे, आंग्ल यूरोपी थे, और यूरोपीय लोगों के लिए इन्होंने क्या, पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया। अब ये अपनी फूट डालो राज करो की नीति के अंतर्गत उसको और विस्तारित करेंगे। वो सिखों में उसे तोड़ेंगे, ईसाइयों में तोड़ेंगे, आंग्ल यूरोपियों में तोड़ेंगे, यूरोपियों को अलग करेंगे। हालांकि संपत्ति कर, शिक्षा आदि के आधार पर, किस किस के आधार पर, कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना आप टैक्स देते हो, कितनी शिक्षा है, उसके आधार पर सीमित लोगों को मताधिकार दिया गया। वित्तीय स्वायत्तता, प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। प्रांतों को अपना बजट पेश करने की अनुमति मिली, जो कि आज के टाइम पे है। ठीक है, भारत के उच्चायुक्त एक नए पद लंदन में भारत के उच्चायुक्त, ठीक है, का सृजन किया गया। भारत के राज सचिव द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों को उसको दे दिया गया। सिविल सेवा भर्ती के लिए वर्ष 1926 में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। इसको ली कमीशन बोलते हैं, याद रखिएगा। ली कमीशन की रिकमेंडेशन पे, किसकी? ली कमीशन। की रिकमेंडेशन थी, इसके लिए गठित हुई थी। 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, इस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसे नरेंद्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस, इस अधिनियम ने चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस, जिसे नरेंद्र मंडल के नाम से जाना जाता है, की स्थापना का प्रस्ताव रखा। चैम्बर का उद्घाटन 1921 में हुआ। इसमें 120 सदस्य थे, जिसमें 108 राज्यों के राजकुमार और अन्य राज्यों के 12 प्रतिनिधि थे। इनका अध्यक्ष कौन होता था? वायसराय, जिसे सामान्य हित के मामलों में परामर्श और चर्चा को सुविधाजनक बनाया। भविष्य में समीक्षा, इस अधिनियम के अंतर्गत एक वैधानिक आयोग बना की नियुक्ति की गई, जिसे इस अधिनियम के लागू होने के 10 वर्ष बाद इसकी कार्यप्रणाली की जांच करने के बाद रिपोर्ट देने की बात कही गई। ठीक है, तो ये कौन सी थी? साइमन कमीशन, याद रखिएगा, साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन ने अपनी 1927 में रिपोर्ट दे दी, 3 साल पहले ही। संरचना, ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किए गए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में भारत 7 सदस्यीय, पूछा जाता है कितने सदस्य के लोग थे? 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग था, जिसमें पूरी तरह से ब्रिटिश सदस्य शामिल थे और वो अपनी बातें ही लिखने वाले थे। प्रमुख प्रस्ताव क्या थे? 1930 में प्रस्तुत रिपोर्ट,
द्वैध शासन का उन्मूलन, जो द्वैध शासन है उसे हटाओ। प्रांतों को उत्तरदायी सरकार का विस्तार करो। ब्रिटिश भारत और रियासतों के एक संघ का निर्माण करो। सांप्रदायिक निर्वाचन का रख रखाव करो। तो वही फूट डालो और राजगुरु की नीति का आगे बढ़ावा दो। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे एक सांप्रदायिक पंचाट आया, कम्युनल अवार्ड। ये क्या होता है, कौन था इसके पीछे, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, ये वाला नोट कर लीजिए इसको और ध्यान दीजिए इस पे अभी। ठीक है, सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड। वर्ष 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के लिए, वर्ष 1932 में कौन था प्रधानमंत्री ब्रिटेन का, रैमजे मैकडोनाल्ड ने अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के लिए सांप्रदायिक पंचायत की शुरुआत की। फूट डालो राजगुरु की नीति को और बढ़ावा दिया। उन्होंने इसको और विस्तारित किया और क्या किया, मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियों लोगों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाए रखा। गांधी जी ने विरोध किया। गांधी जी ने दलित वर्गों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के विस्तार का विरोध किया। उन्होंने कहा ठीक है, आप धर्म के नाम पर तो आप कर लीजिए, धर्म के नाम पे तो आप करिए, लेकिन आप दलितों को हिंदुओं से अलग नहीं कर सकते हो। गांधी जी की विचारधारा क्या थी, मैं बताऊं आपको। उनका मानना था कि जो वर्ण व्यवस्था है वो हिंदू धर्म का आधार है। का आधार है। ठीक है, ये मैं मानना बता रहा हूँ कि इस तरीके से वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म का एक हिस्सा है। ठीक है, ये मान के चलिए आप लोग। तो उन्होंने कहा कि आप दलितों को हिंदुओं से अलग नहीं कर सकते हो। होता क्या, ये फूट डालो, हिंदुओं में भी फूट डालो राजगुरु की नीति वाला कॉन्सेप्ट यहाँ निकल के आ रहा था। तो गांधी जी का, क्योंकि दलित वर्ग से जो लोग संबंधित हैं उन लोगों का विचार इसमें अलग था कि उन्हें लग रहा था कि उनके हितों को कहीं ना कहीं अनदेखा किया जा रहा है। गांधी जी उनके हितैषी ना होकर उनके बुरा चाहने वाले हैं। गांधी जी इसको अलग तरीके से देख रहे थे। वो देख रहे थे कि देश कमज़ोर होगा इससे, लोग ये धीरे धीरे लोग को एक दूसरे से अलग कर रहे हैं। उन्होंने विरोध किया और संशोधन की मांग के लिए एक स्पेशल सी जेल है, इस जेल को याद रखिए, यरवाड़ा जेल। यरवाड़ा जेल में अनशन शुरू कर दिया और फेमस जेल है यरवाड़ा जेल। फिर हुआ पूना पैक्ट। अनशन में आ गए, गांधी जी की तबीयत खराब हो गई, अब पूना पैक्ट करना पड़ा फिर मजबूरन। शोषित वंचित महिलाओं और लोगों के हितों के आवाज़ उठाने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, इन्होंने ना केवल दलितों, महिलाओं और वंचितों के लिए जो अनइक्वलिटी थी उनके बीच में, उनके लिए इन्होंने आवाज़ उठाई। स्वयं भी दलित वर्ग से ही आते थे, तो इनके ऊपर भी एक टैग लगा दिया गया कि ये दलित वर्ग से आते हैं तो केवल दलितों के उत्थान की बात करेंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। बहुत ही जानकार विद्वान व्यक्ति थे। ठीक है, महिलाओं के लिए जो भी शोषित था, वंचित था, उनके अधिकारों की लड़ाई उन्होंने लड़ी। लेकिन जब इन्होंने देखा कि देश अंग्रेजों का गुलाम बना रह सकता है, इनकी इन चाल है, और गांधी जी अगर कुछ हो जाता है तो मैं खुद को अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा, तो उन्होंने भाई पूना पैक्ट समझौता किया। ये भी एक तरीके से देश हित में ही था। ठीक है, तो अपने उस जिद को उन्होंने छोड़ दिया कि नहीं, चलो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को हम नहीं करते हैं, आप पूना पैक्ट करते हैं। पूना पैक्ट में उन्होंने एक बात जरूर रखी कि आप अगर उनको अलग निर्वाचन मंडल नहीं दे सकते हैं
तो एक काम कर दीजिएगा कि दलितों की इस देश में दशा तो खराब है ही, उनको इनक्वलिटी, भेदभाव, इस सब कुछ झेलना पड़ता है, उनको आरक्षित सीटों का प्रावधान दीजिएगा। आरक्षित सीटों का प्रावधान इसलिए नहीं दिया गया था कि वो इकोनॉमिकली डेवलप हो जाएंगे, इसलिए दिया गया था कि वो वर्ग भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएगा। इट इज द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इस बात को मान लिया गया और पूना पैक्ट हो गया। सरकार की स्वीकृति मिल गई, ब्रिटिश सरकार ने पूना पैक्ट को स्वीकार किया और जिससे सांप्रदायिक पंचायत में दलित वर्गों के संबंध में संशोधन किया गया, उनको इससे हटा दिया गया। सांप्रदायिक पंचायत से दलित वर्गों के पृथक निर्वाचन मंडल को हटा दिया गया। इसके प्रावधान को बाद में भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल किया गया। इसीलिए वर्ष 1935 के अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधान मंडलों का संशोधित सांप्रदायिक पंचायत के आधार पर गठन किया गया। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सॉरी, भारत शासन अधिनियम 1935। मेजर पोर्शन इसी एक्ट से लिया गया भारतीय संविधान में। वायसराय देख लीजिए इस टाइम कौन थे, विलिंगडन थे, याद रखिएगा इनको, इस अधिनियम का, क्योंकि सब याद कर लोगे, अचानक से क्वेश्चन कूदेगा, आप कहोगे यार मैंने ये तो ध्यान ही नहीं दिया, और यही मिस होती हैं चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें पूछते हैं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन अगर गलत करके जो भी गलत करके आता है, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन है, कभी एक दो क्वेश्चन ऐसे फेंकते हैं वो कि हाँ देखते हैं कि भाई बच्चे को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और नहीं आता है तो वहाँ पे गड़बड़ होती है मामला। तो विलिंगडन जो थे वायसराय थे भारत शासन अधिनियम का। मैं पूछ लूँ एकदम से आपसे कि भारत शासन अधिनियम 1919 में वायसराय कौन थे, बताइए? जेम्स फोर्ड थे ना भाई, मॉन्टेग्यू तो भारत सचिव थे, ऐसे याद रखना है। इस अधिनियम का उद्देश्य एक अखिल भारतीय परिसंघ का निर्माण करना था, जिसमें प्रांतों और रियासतों को इकाई के रूप में शामिल किया जाना था। हालांकि इस परिसंघ में रियासतों के शामिल ना होने पर यह कभी भी सफल नहीं हो पाया। ये यूपीएससी 2024 लास्ट ईयर ही क्वेश्चन पूछा गया था। इस अधिनियम ने शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया: संघ सूची 59 विषय, प्रांत सूची 54 विषय, संवर्ती सूची 36 विषय, और अवशिष्ट सूचियों शक्तियों को वायसराय गवर्नर जनरल में निहित कर दिया गया। 2012 में पूछा गया है। अब देखो, इसका पढ़ने का इसीलिए फ़ायदा है कि आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो। मैं जब ये कंप्लीट करा दूंगा ये टॉपिक, ऐतिहासिक संवैधानिक विकास के क्रम को कंप्लीट जब करा दूंगा, हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जो यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चंस हम करेंगे इसके। ठीक है, अब क्या इसने 3 भागों में बांटा। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत में उत्तरदायी सरकार की दशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसमें 321 धाराएं थी, 10 अनुसूचियां शामिल थीं। इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। वहाँ समाप्त किया। अब देखो होता क्या, बस याद है इतना रख लीजिएगा, मज़ा ही आ जाएगा। ये द्वैध शासन था, प्रांतों में था, ये कट करा यहाँ से प्रांतों से और सेंटर में कॉपी कर दिया। सेंटर की जो विषय सूची थी, अब उसको 2 भागों में बांट दिया, रिजर्व और हस्तांतरित, ट्रांसफर्ड, लेकिन यहां खत्म कर दिया। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया। इसके बजाय प्रांतीय स्वतंत्रता की शुरुआत की। प्रांतों को कुछ निर्धारित क्षेत्रों में स्वतंत्रता दी गई। वर्ष 1937 में उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया। हालांकि 1939 में स्वतंत्रता को समाप्त भी कर दिया गया। इस अधिनियम ने संघीय विषय को आरक्षित और
ट्रांसफर्ड श्रेणी में विभाजित करते हुए केंद्र में द्वैध शासन को स्थापित रखा, परंतु यह प्रावधान कभी लागू ही नहीं हुआ। उसके अलावा इसने क्या किया, जो सदनात्मकता थी जो केवल केंद्र में थी, वहाँ सेंटर में थी, उसको कॉपी किया और कॉपी करके उसको प्रांतों में ले आए। ठीक है, प्रांतों में ले आए। तो 6 प्रांत थे, बंगाल, देखो आप ये तो हमेशा याद रखो, बंगाल, मद्रास और मुंबई, 3 तो याद हो गए। अब बिहार याद कर लीजिए, असम याद कर लीजिए और यूपी याद कर लीजिए। संयुक्त प्रांत बिहार, असम, यूपी सहित 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था दे दी गई। विधानसभा लागू की गई, लेकिन ये कई प्रतिबंधों के साथ लागू की गई थी। दलित वर्गों, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। नोट कर लीजिए इसे, पूना पैक्ट का ही ये देन थी। ठीक है, इसने वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया और भारत राज्य सचिव के लिए एक सलाहकार दल की व्यवस्था की। मताधिकार का विस्तार किया। कुल जनसंख्या के 14% लोगों को मत देने का अधिकार मिल गया। इस अधिनियम ने देश की मुद्रा और ऋण को विनियमित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की। कब की है रिजर्व बैंक की स्थापना? 1 अप्रैल 1935। किस एक्ट के द्वारा? याद रखना, आरबीआई एक्ट 1934। ये सब याद होना चाहिए आपको। इसने प्रांतीय और संघीय लोक सेवा आयोग के साथ साथ कई प्रांतों के संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया। इस अधिनियम ने वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की और इसके सबसे पहले जो मुख्य न्यायाधीश वे थे मॉरिस ग्वेयर। ठीक है, मैं एडिशनल नॉलेज जो दे रहा हूँ उससे नोट कर लीजिएगा। इसने बर्मा, अब म्यांमार का हिस्सा भारत से अलग कर दिया 1937 में। 2 नए प्रांत उड़ीसा और सिंध का निर्माण किया। अल्पसंख्यक हितों की सुरक्षा के उपाय दिए। रेल प्रशासन की देखरेख के लिए संघीय रेल प्राधिकरण की स्थापना की। साथ ही साथ इन्होंने भारत के महालेखा परीक्षक ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति भी की। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। भारत शासन अधिनियम 1937। वायसराय कौन थे? माउंटबेटन योजना आई थी विभाजन की, वही है भारत शासन अधिनियम। विभाजन योजना 3 जून, डेट याद रखिए ये वाली, 3 जून 1947 विभाजन की। लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना प्रस्तुत की, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया और इसे तुरंत अधिनियमित करते हुए 15 अगस्त 1947 को भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित कर दिया। अधिराज्यों की स्थापना। इस अधिनियम ने भारत का विभाजन करके 2 स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान की स्थापना की, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार दिया। शासन में परिवर्तन। वायसराय का पद यहीं से समाप्त कर दिया गया। प्रत्येक अधिराज्य डोमिनियन के लिए गवर्नर जनरल का पद सृजन किया गया, जिसे डोमिनियन कैबिनेट की सलाह के आधार पर ब्रिटिश राजा द्वारा नियुक्त किया गया था। डोमिनियन की संवैधानिक सभाओं ने अपने अपने राष्ट्रों के लिए कोई भी संविधान बनाने, अंगीकार करने का अधिकार दिया, जिसमें स्वयं स्वतंत्र अधिनियम सहित ब्रिटिश संसद के किसी भी अधिनियम को निरस्त करने की पावर दी। विधेयी प्राधिकरण। नए संविधान लागू होने तक दोनों अधिराज्य डोमिनियनों की संविधान सभाएं अपने अपने राज्य क्षेत्रों के लिए कानून बना सकती थी। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद के अधिनियमों को लागू करने के लिए अधिराज्य डोमिनियनों की विधेयिका की मंजूरी अति आवश्यक हो गई। ब्रिटिश नियंत्रण का अंत। भारत के राज्य सचिव के पद का समाप्ति। इनके कार्यों को राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को हस्तांतरित कर दिया गया।
भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता और जनजातीय क्षेत्रों के साथ संधि 15 अगस्त 1947 को समाप्त हो गई। रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया गया। डोमिनियन और प्रांतों के शासन ने नए संविधान का निर्माण होने तक वर्ष 1935 के भारत शासन अधिनियम का पालन किया। इसमें संशोधन करने की शक्ति भी शामिल है। ब्रिटिश सम्राट पर विधेयकों को वीटो करने या उन पर आपत्ति करने का अधिकार भी समाप्त हो गया, लेकिन यह शक्ति गवर्नर जनरल के पास बरकरार रही, जो ब्रिटिश क्राउन के नाम पर विधेयकों को सहमति दे सकता था। भारत का गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर संवैधानिक नाम मात्र प्रमुख बन गए, जो अपनी संबंधित मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते थे। इसने इंग्लैंड के राजा की शाही उपाधियों से भारत के सम्राट की उपाधि हटा दी। सिविल सेवा, भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवाओं में नियुक्ति और पद आरक्षित किए जाने की व्यवस्था समाप्त कर दी और 15 अगस्त 1947 से पहले नियुक्त सिविल सेवाओं के अधिकार और लाभ बरकरार रखे। माउंटबेटन भारत के नए डोमिनियन के पहले गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे, नोट कर लीजिएगा। बने वर्ष 1946 में गठित भारत की संविधान सभा भारतीय डोमिनियन की संसद बन गई थी। स्वतंत्रता के बाद पहली कैबिनेट और उनके लोग। चलो बड़े मज़ेदार तरीके से लिस्ट को याद करते हैं। आई होप ऐसी लिस्टें आपको याद हो जाएंगी। हम सबसे पहले आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल पर। लौह पुरुष ऑफ इंडिया, द आयरन मैन ऑफ इंडिया। कौन थे? होम मिनिस्टर थे। सबसे पहली बात याद रखिएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ठीक है, याद हो गया। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, विदेश मामला, राष्ट्रमंडल, वैज्ञानिक अनुसंधान। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि, बिहार से है ना, खाद्य और कृषि। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, कलाम है ना, कलम से याद रखिएगा, शिक्षा। डॉक्टर जॉन मैथाई, हमने नहीं खाई मलाई, तो मलाई कहाँ मिलेगी? रेलवे में और परिवहन में। आर के सड़मुगन चेटी, वित्त मंत्री। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, विधि मंत्री, कानून के ज्ञाता थे। जगजीवन राम, श्रम मंत्री। सरदार बलदेव सिंह, देखो नाम में ही क्या है ना, सिंघों वाली बात है। तो रक्षा, तो ना आपको ये भूलेंगे इसके सरदार बलदेव सिंह किस विभाग से थे। जगजीवन राम भी नहीं भूलेंगे। जग का जीवन सुधार कौन सकता है? श्रम करने वाला व्यक्ति। राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य, याद रखिएगा, इन्हीं के नाम पर एक पूरा यूनिट बना हुआ है एम्स के अंदर, ठीक है। CH भाभा, अब बताओ किससे? बात जैसी संस्थाएं हैं ना, इन्हीं से जुड़ी हुई हैं। तो ये स्टेम वाणिज्य। रफ़ी अहमद किदवई, भैया मोहम्मद रफ़ी जी गाना गाते थे ना, ऐसे याद कर लीजिएगा। संचार। श्यामा प्रसाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग और आपूर्ति। VN गाडगिल, निर्माण, खान और विद्युत। और इस तरीके से हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप मज़ा आया होगा आपको, ठीक है। और ऐसे ही हम एक एक टॉपिक करेंगे, उनके क्वेश्चंस करेंगे और आगे। हेलो दोस्तों, तो अभी हमने पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, ऐतिहासिक संवैधानिक विकास क्रम को, ठीक है। अब हम देखेंगे यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चंस पूछे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो ये क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है, ये 2012 में आया है। कब आया? 2012 यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज का।
क्वेश्चन देखो बड़ा सिंपल सा है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है। केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्ति का विभाजन किस पे आधारित है। तो हमने अभी पूरी सूची पढ़ी थी, इसमें कहाँ पर शक्तियों का विभाजन किया था, 1935 में। संघ सूची 59 विषय, राज्य सूची 54 विषय, संवर्ती सूची 36 विषय, और अवशिष्ट वाले जो थे वो किसके अंतर्गत दे दिए गए थे, वायसराय। ठीक है, यही तो पूरी कहानी थी। तो राइट आंसर हमारा सिंपल सा, देखो इसी नॉलेज के आधार पर हमने आंसर लगाया, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में हम लोग। हाँ, अब ये देखिएगा, ये क्वेश्चनों में आप लोग बस इसी चीज को हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 2012 में एक और क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है 1919। क्या क्वेश्चन है, 1919 भारत शासन अधिनियम के भारत शासन अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं पूछी हैं। अब देखो विशेषताएं पूछी हैं, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। प्रांतों की कार्यकारिणी परिषद में सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। बिल्कुल सही, राइट। तो ये भी सही, ये भी अभी सही है, मतलब मैं अभी आंसर नहीं लगा रहा हूँ, ये भी सही, ये भी सही, क्योंकि मेरा पहला यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, तो इसे तो काट दो, और यहाँ भी मिल रहा है। अभी मेरे तीनों आंसर सही हैं। ठीक है, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। 1919 में की गई थी? नहीं, 1909 में की गई थी। यूपीएससी ऐसे ही खेलता है, यही तो आपको पकड़ना है। 1909 में की गई थी, और 1909 में ये वाला ऑप्शन गलत हुआ, तो ये सीधा सीधा कटा, ये वाला कटा। ठीक है, अब आपके पास 50-50 चांस हो गए। अब आपका तीसरा स्टेटमेंट ही आंसर देगा कि केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया था। केंद्र ने प्रांतों को कानून बनाने का शक्ति दी थी। ऐसा हुआ था क्या? बिल्कुल हुआ था। उन्हीं शक्तियों को तो उसने दो भागों में बांटा था, ट्रांसफर्ड और नॉन ट्रांसफर्ड, मतलब रिजर्व। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी इज द राइट आंसर। केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। ठीक है, ठीक है ना। अब मैं इस स्टेटमेंट को आपको दिखाऊं, हमने यही पढ़ा है। चलिए देखते हैं इसको। इफ यू हैव एनी डाउट वी मूव समवेयर, मूव बैक। सारी चीज़ें तो हमारे पास ही हैं, हम यही तो देख रहे थे। देखो 1919 उसने क्या किया, पहली बार जिम्मेदार सरकार की क्रमिक शुरुआत की। इसने केंद्र से प्रांतों को अधिकार सौंपने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया। केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषयों में वर्गीकृत करने का प्रावधान बनाया प्रशासन को, और फिर डिवोल्यूशन रूल द्वारा केंद्र से प्रांतों को अधिकार सौंपने की प्रक्रिया, यही तो बोला, कानून बनाने की प्रक्रिया को आसान बना दिया उसने। और यही क्वेश्चन में उसने पूछा था, आरक्षित, और चीजें घुमा घुमा के पूछेगा बस, और कुछ नहीं है इसमें, याद रखिएगा। तो आपको कंफ्यूज करेगा, ये देख लीजिए, वो देख लीजिए, क्वेश्चन सिंपल से ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए थे, ये सब पूछा होगा। कह रहा उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। भाई कैसे गलत बात कर रहा है ये, किनके द्वारा चुने गए थे बताओ। ये चुने गए थे वहाँ प्रांतीय जो विधान सभाएं थी उन सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से चुने गए थे, उन्हीं में से चुने गए थे लोग, ना कि सीधे चुने गए थे। पहला गलत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, ये भी गलत। प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा निर्वाचित हुए थे, अच्छा ठीक है। सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों की विशेषज्ञता, ये भी गलत। कहाँ से चुने गए थे, अप्रत्यक्ष तरीके से प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा लिए गए थे, आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन वो सिंपल से आते हैं। अब ये हमने नहीं पढ़ा है तो हम इसको पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। रेड क्लिफ समिति हमने नहीं पढ़ी थी इस पूरी कहानी में, ये भी महत्वपूर्ण है। जब विभाजन की रेखा खींची जाती है तो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे जो इंडिया, देखो मैप बनाते हैं हम यहाँ पे, इंडिया का जो मैप है इस तरीके से है, थोड़ा रफली मैप बना लेते हैं, सॉरी। इंडिया का मैप हो गया, ये पाकिस्तान हो गया लगभग। तो ये जो ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर कौन सी है बताइए, ये तो रेड क्लिफ है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे कौन सी है, रेड क्लिफ बॉर्डर। ये रेड क्लिफ समिति कौन थे ये पर्सन, इसी पे क्वेश्चन बनाया उन्होंने, ठीक है। आई होप मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी, बस भारत में अल्पसंख्यक लोगों की समस्याओं सुलझाने के लिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। स्वतंत्रता विधेयक को कार्य रूप में परिणत करने के लिए, बिल्कुल नहीं। अब मुझे नहीं पता था, हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन मुझे इतना पता था रेड क्लिफ रेखा है भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर को निर्धारित करती है। इतना पता होना आपके लिए इनफ है इस क्वेश्चन के लिए। भारत पाकिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारित करने के लिए, बिल्कुल सही आंसर। मैं आंसर देखूंगा भी नहीं। अब आपका काम क्या है, पूर्वी बंगाल के दंगों की जांच करने के लिए कोई एक समिति बनी होगी, है ना। तो आपको भाई ये जरूर जानना है कि पूर्वी बंगाल के दंगों के लिए कोई समिति बनाई गई थी क्या, अगर वो बनाई गई तो उसका नाम क्या है। हमें ऐसे ही पढ़ना होता है कि अगली बार यही पूछ लेगा लाइन उठा के, पूछेगा कि ईस्टर्न बंगाल जो दंगे हुए थे उनसे संबंधित कोई ठीक है। तो ये श्रीपद अमृत दंगे, देखिए क्या है ये कि ईस्टर्न बंगाल दंगे समिति इज लाइक रेफर टू ईस्ट बंगाल रीजन करंटली पार्ट ऑफ बांग्लादेश, द दंगा समिति, इसको श्रीपद अमृत दंगे समिति बोलते हैं, ठीक है। द इंडियन कम्युनिस्ट मूवमेंट था, दंगा समिति नॉट ए कॉमनली यूज फ्रेज। तो श्रीपद अमृत दंगे इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए। पूर्वी बंगाल दंगा समिति का सीधा अनुवाद नहीं है, ये किसी ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा इन पे।
चलिए, कोई बात नहीं, हमारा क्वेश्चन बन गया। रेड क्लिप से हमने क्वेश्चन बनाना था, हमारा आसानी से क्वेश्चन निकल आया। भारत में अल्पसंख्यकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई समिति क्या बनी थी क्या? देख लीजिए इसको। ठीक है, अगला है कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? भाई कैबिनेट मिशन बनी थी, कब आई थी? मार्च में, मार्च 1946 को आया था। ठीक है, इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी। संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी, कौन कौन से सही हैं? बहुत बढ़िया बात। इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया था। अच्छा, इसने आईसीएस में और अधिक भारतीयों के लिए बंद किए थे। अच्छा, अरे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यही आंसर इसका। पढ़ लेते हैं इसको। भारत में संवैधानिक सुधारों की योजना के लिए मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन दिल्ली आया, जिसमें पैट्रिक, देखिए याद रखिएगा, पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, तो तुम्हारे कौन थे? मंत्री थे एक तरीके से। अलेक्जेंडर ये नौसेना के उससे थे। पैट्रिक लॉरेंस आई थिंक भारत सचिव या ऐसे कुछ पद पे थे। ये 3 नाम याद रखिएगा। भारत में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना होनी चाहिए, इसमें ब्रिटिश भारत और देसी रियासतें हों, ये बात की रिकमेंडेशन इसने की थी। संघीय विषयों पर वित्त, संचार, विदेशी मामलों के अतिरिक्त सभी विषय अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित रहनी चाहिए। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया था। यही पूछेगा, वो कहेगा स्वीकार किया था। भाई याद रखना इस टर्म को, अस्वीकार कर दिया था, किंतु प्रांतों का सामूहिकरण कर परोक्ष रूप से विखंडन को बढ़ावा दिया। भारतीय न्यायालयों की शक्ति का विस्तार और आईसीएस में भारतीयों की भागीदारी संबंधी प्रस्तावों का कैबिनेट मिशन से कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर सिंपली फर्स्ट ए होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसमें। क्वेश्चन देखिए है कि 2015 में आया है कि भारत सरकार अधिनियम 1919। अब देखिए 1919, तो ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। 1919 यूपीएससी इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है। किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है? न्यायपालिका विधायिका के बीच शक्ति का प्रतिकरण? नहीं, बिल्कुल गलत, ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा ही नहीं था इसमें। ठीक है, केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। ठीक है, भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वायसराय की शक्ति, ऐसा कहीं लिखा था वहाँ पे? बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई उपयुक्त नहीं। हाँ, केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की जो अधिकार क्षेत्र थे उनको स्पष्ट कर दिया था, विषयों को बांटा था इसने, क्योंकि केंद्र ने विषयों को हस्तांतरित कर दिया था प्रांतों में। तो बी इज द राइट आंसर। कहीं लिखा होगा ऐसे ही उन्होंने, अधिकारिता से संबंधित है, उत्तरदायी शासन का स्पष्ट यूज किया है, क्योंकि केंद्रीय सूची में डाक, रक्षा, सार्वजनिक ऋण इत्यादि ले लिए गए थे, है ना। चलिए आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। मुझे लग रहा है हम आसानी से इन क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं हमें आ रही है ना। अब देखिए 2016 में क्वेश्चन पूछा था सर स्टेफर्ड क्रिप्स की योजना, जो कि 1942 में आई थी। एक संकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर देनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल गलत, डोमिनियन स्टेट की बात की थी इसने भी। स्वतंत्रता प्रदान करने से पहले भारतीयों को 2 भागों में विभाजित कर देना, विभाजनकारी योजना कौन लेके आया था? माउंटबेटन आखिरी में ने कहा था अब तोड़ दो उसको, 3 जून को लाया था वो। ठीक है, भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि वो राष्ट्रमंडल में शामिल होगा ना। वो तो इच्छा थी भारत की, हो तो हो, नहीं तो नहीं हो। भारत को डोमिनियन स्टेट दे देना चाहिए। हाँ, डी इज द राइट आंसर। मैंने जो पहले ही बोला कि डोमिनियन स्टेट की उसने बात की थी, ना कि
और भारत का राष्ट्र प्रमुख ब्रिटिश राजा बना रहना चाहिए, जिससे कि हाथ से ना जाए। बहुत बढ़िया। तो प्लीज जिन लोगों ने भी स्टेफर्ड क्रिप्स मिशन नहीं पढ़ा है, पूरा छोटा सा है, 4-5 पॉइंटों में है, अच्छे से आप एक बार पढ़ लीजिए इसको, है ना। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 2016 का ही। फिर देखिए, मैं बारंबार कह रहा हूँ कि ये लोग ना 2019 को पकड़ के बैठे हुए हैं। अब फिर भी आप क्वेश्चन नहीं यहाँ से गलत करके आ जाएं तो भाई फिर आपकी गलती है। ये ना ही यूपीएससी गलती है, ना मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, ना मेरी गलती है कि मैं आपको बारंबार बोल रहा हूँ 1919 भारत शासन अधिनियम रट लीजिए, प्लीज रट लीजिए इसको। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? समाज सुधार से? नो नो नो, बिल्कुल नहीं, हटाओ काटो इसे। शैक्षिक सुधार से? ना। पुलिस सुधार से? ना। संवैधानिक सुधार ही तो कर रहा था वो, प्रांतों को बांट रहा था, ली कमीशन लेके आ रहा था, साइमन कमीशन की बात करेगा, ये सब चीजें कर रहे थे। ठीक है, चलिए ऊपर। फिर देखो, फिर उसने 1919 का क्वेश्चन बना दिया तुम्हारे सामने। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन, डायरकी, ट्रांसफर और रिजर्व सिद्धांत किससे संबंधित थे? केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों का विभाजन है। ये तो द्विसदनात्मकता है, ये थोड़ी ये चीज बात है। देखो कितना इजी क्वेश्चन 2 नंबर का दिया है ना। पहला ऑप्शन कटा, 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना। द्वैध शासन, ये भी नहीं। 2 शासक समुच्चय, एक लंदन और दूसरा दिल्ली, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। राज्यों को प्रत्यायोजित विषयों को 2 वर्गों में विभाजित करना, यही तो कह रहा है, ट्रांसफर और रिजर्व। तो इस तरीके से अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, वो कहेगा कि ये द्वैध शासन प्रांतों से कब खत्म हुआ? वो कहेगा 1935 में ऐसा हुआ था, द्वैध शासन कॉपी किया था और वहाँ पेस्ट कर दिया था केंद्र में। ना, ऐसा नहीं था। या घुमा देगा तुम्हें कि द्वैध शासन 1919 में कहाँ लगा था? केंद्र में लगा हुआ था, राज्यों में नहीं था। ऐसे ऐसे परेशान सा करेगा। तो बिल्कुल स्पष्ट रहिएगा, द्वैध शासन 1919 में प्रांतों में लगाया गया था और बाद में 1935 में यहाँ से कट किया गया था और इसको केंद्र में लगा दिया गया था। द्विसदनात्मकता, 2 सदनों का होना केंद्र में था 1919 में, और इनको फिर कॉपी करके पेस्ट किया गया था प्रांतों में। 6 प्रांतों में किया गया था 11 में से। असम, बिहार और संयुक्त प्रांत को याद रखिएगा, बाकी को 3 तो आपको याद ही है, मुंबई, मद्रास और बंगाल, है ना। मजा आ रहा है ना क्वेश्चंस करने में। लीजिए 2018 में 1919 का एडवांस वर्जन आ गया सामने। क्या भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित तो दोस्तों देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी थी? कितनी बार हमने बताया? वायसराय को दी है। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो भाई गलत नहीं होने चाहिए। अगर ये क्वेश्चन गलत हो गया आपके तो समझिए आप कंपटीशन से वैसे ही बाहर हैं, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे। चलिए 2019 में क्वेश्चन देखते हैं। चार्टर एक्ट से 1813 से क्या पूछा इसने? इसने कहा कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का एकाधिकार को, चाय का व्यापार, चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। पहला स्टेटमेंट सही है, सही पूछा है ना।
चलो सही है तो ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये कटा। देखो ऑप्शंस को फिर से उसने वैसे ही बनाया, अब देखो कहीं ना कहीं घुमाएगा। इसने कंपनी द्वारा अधिकार दिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। अच्छा, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। आ गया था, क्या बोल रहा है ये तो हो ही नहीं सकता कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। अभी ब्रिटिश कब आया था राजस्व, तुम्हें ये प्लीज याद रखिएगा, ये जब कंपनी शासन खत्म हो जाएगा ना तभी इसके अधीन हो जाएगा। अभी ये बात तो सही है कि पहली बार ऐसा बोला गया था, भारत शासन ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र बोला गया था भारत को, उसकी संप्रभुता को और सुदृढ़ किया था संराज्य क्षेत्रों में। ये बात तो सही है, लेकिन ये बात कहीं से सही नहीं है। लिखा भी है उसने होगा, नीचे देखिए आंसर में देखिएगा इसके, जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समाप्त कर देंगे, ये बना दी जाती है, तब जाकर सारा चार्ज भारत राज्य सचिव उसके 15 सदस्यीय परिषद के पास आ जाता है, ना कि उससे पहले 1813 द्वारा। इतने आसान से क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आप आसानी से निकाल ले जाएंगे इस क्वेश्चंस को, ठीक है। वो बस क्या गलत कराना चाह रहा था, 3 गलत कराना चाह रहा था और आपका आंसर आ जाता। ऐसे स्टेटमेंट में आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखिए 3 स्टेटमेंट में दिए तो जनरली वो यूपीएससी क्या कर रहा है, 2 स्टेटमेंट सही कर देता है और 1 स्टेटमेंट गलत कर देगा। चलो ये चीज़ें आप अलग से देख लीजिएगा, मैं बस बताता जा रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन है ये तो। फिर देखो 1919 का उसने फिर से पूछ लिया कि 1919 में मॉन्टेग्यू चॉम्स्फोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की कंसेंट दे दी थी। तो ये क्वेश्चन देखिएगा 1919, आपने ऐसा कुछ पढ़ा था क्या? 1919 में उनने सभी महिलाओं को अधिकार दे दिया था, कहाँ दिया था? पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया ये, जैसे ही गलत हुआ, अरे सीमित मताधिकार था, कर, संपत्ति, शिक्षा के आधार पर महिलाओं को तो इंक्लूड किया गया, शायद उन्होंने बाद में फ्रेंचाइज में किया था जब 14% किया है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था, बिल्कुल दलितों के लिए भी था और महिलाओं के लिए भी था, तो सेकंड इज राइट आंसर, ठीक है। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी, जो आपको करने में भी मज़ा आएगा। लास्ट में मैंने आपको पुनः बोला था, प्लीज़ क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के बारे में देख लीजिएगा। पूछा है कि संविधान सभा में प्रांतीय विधान सभाओं और साथ में भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे, ठीक है। ऐसा कहीं उसने बोला नहीं था, उसने डोमिनियन स्टेट की बात की थी और शायद उसने कहा था कि प्रत्यक्ष रूप से चुन के आएंगे। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे अधिकार होगा कि वो अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटिश के साथ अलग संधि करे, ऐसा कहीं नहीं लिखा था। देखिए, हम आपको क्रिप्स मिशन को समझना है तो आपने अभी 2 क्वेश्चंस यहाँ से देखे हैं, तो डेफिनेटली जो क्रिप्स मिशन है आपका मिशन बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 19 जैसे मैंने 1919 का बताया, वैसे ही क्रिप्स मिशन भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो अब मैं यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है हम उसको यूज करेंगे। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या दिया इन्होंने कि भारत नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो प्रांत तैयार नहीं होगा उसे अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग से संधि कर ले, ठीक है। वो तो उन्होंने बोला था
कि जो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो सेकंड तो सही लग रहा है थोड़ा सा, पहला वाला तो गलत है। तो देखो क्रिप्स मिशन के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, मैं आप डिटेल में आपको 5 मिनट में पढ़ाऊँगा। क्रिप्स मिशन के अनुसार देश का नया संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इस सभा में प्रांतीय विधानसभाओं से चुने गए सदस्य और राज्यों द्वारा मनोनीत सदस्य शामिल होंगे, ठीक है, ना कि रियासतों के द्वारा। इसके अलावा मिशन ने प्रस्तुति की थी कि कोई भी प्रांत भारतीय प्रभुत्व में शामिल होने का इच्छुक नहीं है तो अलग से संघ बना सकता है, उसका अपना अलग संविधान होगा, अतः कथन दूसरा सही है। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट सम डिटेल्स। इन हिंद देखिए, क्रिप्स मिशन 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया एक मिशन था, ठीक है, जिसका नेतृत्व सर स्टैफोर्ड क्रिप्स कर रहे थे। इसका मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। अब युद्ध हो रहा था, 1945 में ख़त्म होगा। ब्रिटिश सरकार भारतीय नेताओं के साथ समझौता करना चाहती थी ताकि युद्ध प्रयासों में भारत की सहायता सुनिश्चित हो सके। प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट देने का वादा किया गया था, लेकिन उसका राष्ट्र प्रमुख ब्रिटिश राजा ही रहेगा या रानी ही रहेगी। एक संविधान सभा का गठन होगा जो भारत का नया संविधान बनाएगा। प्रांतों को यह अधिकार दिए जाएंगे कि ब्रिटिश साम्राज्य से अलग हो सकते हैं। युद्ध के दौरान भारत में ब्रिटिश नियंत्रण बरकरार रहेगा। उद्देश्य, ब्रिटिश युद्ध प्रयासों में भारतीयों का समर्थन चाहते थे। अमेरिका और अन्य सहयोगी देशों के दबाव का जवाब देना जो भारत में स्वशासन की मांग कर रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता करवाना। इसके असफलता के कारण देख लीजिए, अस्पष्ट वादे, विश्वास की कमी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का असंतोष होना, ब्रिटिश सरकार का रवैया। परिणाम, मिशन की असफलता ने भारत में असंतोष को बढ़ाया। इसके बाद महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो अभियान 1942 चालू किया, जिसने स्वतंत्रता संग्राम को और तेज किया। क्रिप्स मिशन भले ही असफल रहा, लेकिन इसने पहली बार तो जैसे मैं बता रहा था, इसका महत्व देख लीजिए। भले असफल रहा था, लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को स्वशासन देने की औपचारिक पेशकश की गई थी, यही महत्वपूर्ण चीज़ इसकी। इसने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी और भारतीय नेताओं को अपनी मांगों को और मजबूत करने का अवसर दिया। यदि आप क्रिप्स मिशन से चीज़ों को समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और भी जो भी डिटेल्स आपको मिल सकती हैं इस मिशन के थ्रू, इस मिशन के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, माउंटबेटन योजना, ये तीनों योजनाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं, भारतीय स्वतंत्रता से संबंधित हैं, और इनको पढ़िएगा, आपको मज़ा आएगा। ठीक, सो थैंक यू सो मच। ठीक है, ये चैप्टर हमारा यहीं, ये लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर हम फिर से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे उनको भी इसी पैटर्न में हम फॉलो करेंगे। बाद में जब पूरा हमारा सब्जेक्ट फिनिश हो जाएगा, फिर हम लोग एक पूरा टेस्ट देंगे 200 क्वेश्चंस का। ठीक है, थैंक यू सो मच।